अजहर भाई, क्या गेम प्लान लेकर पाकिस्तान को आज मैदान में उतरना होगा? अगर महदूद ओवर्स हो जाते हैं तब भी, और अगर पूरा मैच होता है तब भी? देखिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है, उनके पास सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हुए हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो उसमें आपको क्वालिटी, डेप्थ और एक्सेलरेशन नज़र आएगी आपको उनकी बैटिंग में। तो ये सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। उनकी पेस बैटरी जो है ना, वो लोकी है उनमें। उसके बाद उनके पास जो डफ़ी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। उसके बाद हेनरी जो है वो क्वालिटी के बॉलर हैं। तो उनके पास दो स्पिनर भी हैं। उनके कैप्टन हिमसेल्फ और सऊदी जो है ना, वो काफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो हमें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों को हमें बेसिक जो है वो लंबे पीरियड तक हमें अपनी विद द बॉल हमें हिट द डेक हार्ड करना पड़ेगा, अपनी लाइन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम वो करते हैं तो हम वी शुड बी फाइन। आई थिंक किस अप्रोच के साथ हमें शुरू के ओवर्स खेलने, पावर प्ले को किस अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, अटैकिंग माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा। आप यही देखते हैं कि पावर प्ले में आपने कितने रन्स करने हैं। आप 50 रन करना चाह रहे हैं, 60 रन करना चाह रहे हैं। आइडियली है अगर आप 60 रन करते हैं और उसके बाद जो मिडिल पीरियड की, जो मैं हमेशा बात करता हूँ 70-14 ओवर्स, वहाँ पे आपने जो है ना विकेट ना खोएं। और उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म सेट है, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, तो फिर जाके आप जो है जाके बड़ी हिटें खेल सकते हैं। ऑल राइट, क्या वैसे गेम प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान का आज के मैच के लिए? क्योंकि ठीक है, हम एक मैच हारे हैं लेकिन 3 मैच हम जीतते हुए भी आ रहे हैं। देखें, डेफिनेटली आपको एज होता है क्योंकि आप उन कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बारिश के चांसेस जो अभी भी मैं देख रहा था, वेदर कंडीशन 47% गई जाके बारिश है। लेकिन वो जैसे अभी बता भी रहे थे कि उसके वेदर का कुछ पता नहीं होता। तो टॉस तो मैटर करता है क्योंकि जब आपकी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बॉलर्स को ज़्यादा मदद होती है। चेंजेस पाकिस्तान टीम में होती हैं कि आप नसीम शाह को लेके आते हो, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये था कि आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, या तो शायद खबर आ रही थी नॉट कंफर्म डेट, जब टॉस होगा डेफिनेटली पता होगा कि शायद फ़खर जमान को जो उनसे इंक्लूड किया जाए बाबर की जगह पे। लेकिन देखने वाली बात कबूतर खबर लेके आया नहीं, ये मैंने लेके आई पता नहीं, लेकिन खबर जो चल रही थी सोशल मीडिया पे, डेफिनेटली उसी के जो ऑथेंटिसिटी जो लोग देते हैं। तो फ़खर को किसकी जगह इन करें? शायद बाबर की जगह करें, शायद की बात है। डेफिनेटली टॉस के ऊपर मैनेजमेंट बेहतर समझती है क्या कंडीशन है। लेकिन अगर मैच छोटा होता है, आपके जेहन में होता है कि बारिश इफेक्ट डालेगी, तो शायद ये चीज़ रोल में प्ले आ जाए। लेकिन अच्छा चलिए, ये तो आप कह रहे हैं मैनेजमेंट जो कर सकती है। आपकी नज़र में किसको इन होना चाहिए? अगर फ़खर इन होते हैं तो किसको आउट होना चाहिए? देखें, इस वक्त नो बाबर आजम जितना स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बाबर को ही फिर आप बिठाएंगे क्योंकि वो पोजीशन है। जब आप फ़खर जमान का थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी निकाले, मैं देख रहा था 17 मैचेस के उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस सऊदी को जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया था, आपको याद हो वर्ल्ड कप के अंदर वो जो 400 प्लस की जो स्कोर हमने चेज करना था, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए मिडल ऑर्डर के अंदर, खास करके इनको टैकल करते हुए, क्योंकि जो पाकिस्तान का, जो हम न्यूजीलैंड का अगर ब्रेकडाउन देखें पाकिस्तान के साथ, तो नेक टू नेक तो उनका है जब आप काउंट डाउन करते हो। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। फिन एलन ऐसा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन वो ब्रूटल है जब वो चलेंगे। मिडल ऑर्डर का ये फायदा है कि जब आप अपना ब्रेकडाउन देखते हो उनके साथ, उनके मिडल ऑर्डर ने एग्रेसिव अप्रोच के साथ स्कोर किया। उनका वो हर चीज चल रही है उनकी। आप बैटिंग ऑर्डर को उठा के देख लें, ओपनर्स उनके तगड़े हैं, एग्रेसिव स्टार्ट वाले। मिडल ऑर्डर के अंदर देख लें, मिचेल हैं, चैपमैन की बात करें, वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलना जानते, तो उनके पास पूरी एक साइड आपके पास है। स्पिनर्स की बात करें, सैटनर वन ऑफ दी बेस्ट माइंडसेट है, चाहे वो बॉलिंग की बात करो, चाहे कप्तान है खुद वो बैटिंग के अंदर हो, चाहे बॉलिंग के अंदर हो, वो बहुत साइकोलॉजिकली खेलता है आपके साथ। तो इंपॉर्टेंट है कि आप वापस आ रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जरूरी है कि फखर को कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड जरूर मिडल ऑर्डर के अंदर किया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की, मुझे पता है बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही है। पेस बैटरी के अंदर मैं खुद भी चाह रहा था कि आपके पास ऑप्शंस इतनी मौजूद नहीं है। मुझे पता है बड़ा मैच है, सुपर 8 है। शाहिद फ़हीम अशरफ को अगर आप बिठा देते हो और नसीम शाह को आप लेके अंदर आते हैं, तो कम से कम आपके पास जो पेस बैटरी डेथ ओवर्स के अंदर जहां पर आपको पाकिस्तान को फायदा चाहिए, आपको मिल सकता है। बैटिंग में फिर वो जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी अगर नसीम शाह आते हैं और फ़हीम को देखें, आपके पास फ़खर जमान तो मौजूद है, डेप्थ वैसे ही, आप बैटिंग बहुत लंबी खिला रहे हो। आप ऑलराउंडर्स की बात करें, आपने ज़्यादा माइक हैसन ऑलराउंडर वाली पोजीशन पे ही ज़्यादा जाते हैं। कल भी मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आप पहली दफ़ा होगा मैं अपनी टीम के खिलाफ जाऊँगा, न्यूजीलैंड से मेरा ताल्लुक है और मैं न्यूजीलैंड का कोच भी रहा हूं। लेकिन जितना भी तक उनको मैंने देखा, मैं फिर कहूंगा दिस इज नॉट एन इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम, इट्स अ पाकिस्तान टीम। आप हमेशा ऑलराउंडर्स के ऊपर निसार करके बड़े मैचेस नहीं जीतते, आपको एटलीस्ट आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। सो फॉर मी, फिर मैं कह रहा हूँ, इफ बाबर आजम इज नॉट इन द प्लान्स, मेक इट क्लियर, फखर है आपके पास बैठा हुआ, नसीम बैठा हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा। वैसे अजहर भाई, कितना मुश्किल होगा माइक हैसन के लिए अपनी ही टीम के अगेंस्ट? वैसे तो उनको कमजोरियों का भी पता होगा, जाहिर है उन्होंने अपनी टीम के 7 साल तक कोचिंग भी की हुई है।
इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान को प्रिपेयर करना। नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे एज अ कोच जो है ना, आप प्रोफेशनल हैं, आप सम टाइम होता है कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उसी के खिलाफ खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने इंग्लैंड के लिए काम किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना कैसा तजुर्बा होता है उस वक्त, क्या फीलिंग होती है जब आप अपने मुल्क के खिलाफ टीम को तैयार वो करें? जाहिर सी बात है कि एक आपके इनसाइड में तो होता है कि यार आपकी अपनी टीम है और ये है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल लाइक आपने अपना बेस्ट देना होता है कि आपकी अपोजिशन के लिए जो है ना, उस वक्त तो आप एक ये कह लें कि आप एक मुखालिफ ही हैं। जहाँ तक आपने बात की माइक हैसन की, माइक हैसन काफ़ी अरसे पहले इनके कोच थे। अभी तो ये जितने भी लड़के हैं आई डोंट थिंक कि इनके साथ उन्होंने किया हुआ था। वो 5-6 साल पुरानी बात है कि जब वो इनके बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया इसको कि उनके कोच थे। अगर देखें दोनों टीमों का अगर आप मुआवजा करें ना, तो आप हमें जो पाकिस्तान को हम बात करते हैं, हम अक्सर ये बात करते हैं कि यार इसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए। मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि हमारी बेस्ट 11 क्या है, हमें क्या किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और कौन सा रोल किस प्लेयर के पास है, कौन सा रोल। अगर बाबर वो रोल कर सकते हैं तो बाबर को खेलना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें फ़खर जमान वो रोल कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। अब हम 9 नंबर तक जो बात हो रही है ना, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, I'm up for ऑलराउंडर्स, लेकिन आप उनको यूज़ भी तो करें। उन ऑलराउंडर्स का राइट यूज़ भी होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी फ़हीम की जगह से बॉलिंग तो करवा नहीं रहे, लेकिन जो बात कर रहे हैं फ़हीम, अभी आप देखें कि ऑलराउंडर में फ़हीम ही तो फॉर्म में है आपके, जो बैटिंग में आपको रन्स करके देने। बॉलिंग तो हूँ कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा स्पिन ऑप्शन होती है तो आपके पास फास्ट बॉलिंग, अगर आपके स्पिनर उस दिन काम नहीं कर रहे तो आपके पास एटलीस्ट जो है फास्ट बॉलिंग के 8 से 10 ओवर चाहिए। अगर आपके स्पिनर अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास आगा हिमसेल्फ हैं, उसके बाद आपके 2 स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसके बाद आपके पास उस्मान हैं। अगर आप मुझे नहीं लगता कि इब्रार को खिलाएंगे, हो सकता है इनके खिलाफ जो है एक रेगुलर स्पिनर को निकाल के इब्रार को कर दें, मिस्ट्री स्पिनर को। शाहीन को खिलाने का है चांस, या आपको लग रहा है कि नहीं उनको आई थिंक शाहीन मेरा नहीं ख्याल खेलेंगे। अगर आपने फास्ट बॉलर लाना भी है तो नसीम को लाना चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया पिछले मैचेस में शाहीन का जो है उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट अ गुड बॉलर, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। और इस वक्त जो है ना, आपने देखना है इन फॉर्म बॉलर कौन सा है। आपने मिर्ज़ा को देखा, सलमान मिर्ज़ा को देखा, इस वक्त नसीम की जो रिसेंटली को इन कर सकते हैं शाहीन की जगह। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और उनके पास जो है वो पेस भी है, वो स्विंग भी करते हैं अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है। और इस वक्त जो नसीम की क्वालिटी ये है कि नसीम को पहले ये सिर्फ ये कहा जाता था कि वो नए बॉल के बॉलर हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने उनके साथ ILT में भी काम किया, हमने उन्हें CPL में भी देखा है, वो तीनों फेजेज में उतनी अच्छी बॉलिंग कर रही हैं जितनी वो नए बॉल के साथ करते थे। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा उस्मान, आप बताएं प्लेइंग 11 के हवाले से जो बातें चल रही हैं, एक तब्दीली हो रही, कोई कह रहा है 2 तब्दीली, कुछ अवैस ने भी अंदर की खबर दी, आपके पास क्या खबरें हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम में कोई बड़ी चेंज नहीं हो रही और शायद सेम प्लेइंग 11 के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतर रही है, क्योंकि कल माइक टायसन के साथ बड़ी डिटेल हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर मैंने पहले तो नसीम शाह का खुद पूछा था कि क्या वजह है कि आप उनको 3 मैचेस हो गए आपने उनको खिलाया नहीं, तो उन्होंने कहा कि नसीम शाह ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरे फास्ट बॉलर हैं, सिर्फ वजह यह है कि यहाँ पे कंडीशन स्पिनर्स को ज्यादा साजगार है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम पाले किले के अंदर नसीम शाह को खुलाएं, प्रेमा दाता के अंदर मुश्किल लग रहा है, तो एक तो यहाँ पर आप नसीम शाह के ऊपर क्रॉस लगा दें। और उसके बाद बात हुई इब्रार अहमद की कि इब्रार अहमद को आप प्लेइंग 11 के अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसके ऊपर भी यही कहा कि कंडीशंस सूट करेंगी तो हम उसको इन करेंगे। लेकिन जो जराए हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अनचेंज जा रही है, और अगर एक चेंज होगा भी तो वो इब्रार अहमद की शक्ल में हो सकता है। और इब्रार अहमद को शायद एक जो ऑलराउंडर है उसकी जगह के ऊपर या ख्वाजा नाते की जगह के ऊपर इब्रार अहमद को शामिल कर लिया जाए दोबारा से।